हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा प्रैक्टिस सेशन नंबर 8। 7 प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं, आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, तो उसको ज़रूर देख के जाओ। उनमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले सेम बात भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, और जिसने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दो। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलो भाई, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट रूट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सही रूट क्या है वो हमें दिखाना है। आपका हार्ट का ये डायग्राम है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का ये डायग्राम रहा आपका। तो देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें पता है हमारे कौन से पार्ट में रहता है? लेफ्ट साइड में। तो राइट वाले जो भी ऑप्शन हैं उनको काट दो। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन नंबर बी है, राइट एट्रियम, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, उसमें भी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो दो ऑप्शन तो आपके पास वैसे ही कट गए। ठीक है, तो हमें पता है अब ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, डबल सर्कुलेशन होता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो क्या रूट रहता है? देखो, लंग से, बिल्कुल। फिर पल्मोनरी वेन में आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन खुल के वो पल्मोनरी वेन में आएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद ऑर्टा, जो आपकी सबसे बड़ी क्या होती है? वेन होती है। और उसके बाद सबसे बड़ी आर्टरी होती है। और उसके बाद क्या होगा? ये आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? बिल्कुल सही है, लेफ्ट साइड में रहेगा सारा का सारा। तो देखो किस किस का ये ठीक था। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइन मूव्स। मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में होती है? अगर ये नॉर्थ साउथ यहाँ पे पोल्स की बात करें तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे बनेगी। तो अंदर की तरफ क्या डायरेक्शन है? अब इसकी डायरेक्शन बनाए, नॉर्थ से ओरिजिनेट करेगी, साउथ में एंटर करेगी, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ बन रही है ना। अंदर कहाँ बन रही है? नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो इनसाइड ही पूछी है हमें, तो इनसाइड में क्या आंसर आएगा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A metallic wire of resistance 12 ohm is bent to form a square। मीन्स क्या थी? आपके पास कोई मेटेलिक वायर है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम है, और इसको बेंड करके क्या कर दिया? एक स्क्वायर बना दिया। मीन्स इस वायर से आपने ये 4 वायर के पीस करके क्या बन गया? इसका स्क्वायर बन गया। द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल पॉइंट्स। तो कोई भी डायगोनल पॉइंट्स है, मान लो ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ये हमारे क्या हो गए? डायगोनल पॉइंट हो गए। इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, क्या होगा? तो चलो हम बना लेते हैं, इन वायर्स का रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अब ये 12 ओम की वायर थी, 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, स्क्वायर बनेगा, इक्वल लेंथ के होंगे, तो वो सब क्या है? इक्वल पार्ट में ये, मतलब इसके आपने 4 हिस्से कर दिए, है ना। इस वायर के आपने 4 हिस्से कर दिए, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 ओम। और डायगोनल पॉइंट्स के बीच में हमें बताना है, हमने एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया। तो देखो, जब मैंने आपको ये चैप्टर भी कराया था तब भी बताया था, जिन भी पॉइंट्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है उनको ना एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं एक बैटरी लगा देता हूँ। अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ आती है कि इसमें कैसे होगा, तो आप बैटरी कनेक्ट करो। और बैटरी कनेक्ट करने के बाद दूसरा काम क्या करना है आपने? इसमें करंट फ्लो करवाना है। तो करंट फ्लो अगर आप करवाते हो, यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट चला, यहाँ पे आई करंट आया। अब यहाँ पे करंट के पास दो ऑप्शन है, ठीक है, वो ऊपर भी जा सकता है और वो राइट साइड में भी जा सकता है, तो दोनों साइड ही भेजेंगे। इधर मान लो गया I1,
और इधर चला गया, ऊपर चला गया I2। अब जिन जिन रजिस्टर्स में करंट सेम जा रहा है वो क्या होंगे, आपस में सीरीज़ में होंगे। इसमें से भी I1 गया, यहाँ पे I1 आया, इसमें से भी I1 पास हो रहा है, और ये दोनों I1 और I2 मिलके फिर से क्या बन जाएगा, I करंट बन जाएगा। तो I करंट निकला था बैटरी से और I करंट ही वापस आ गया बैटरी में। ठीक है बेटा। तो अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं, R1, R2, R3 और ये R4, तो R1 और R2 क्या है, सीरीज में है। R1 एंड R2 सीरीज में है, R3 और R4 सीरीज में है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो आपस में कैसे होंगे, ये पैरेलल में। मीन्स इन दोनों का R1 और R2 का सीरीज क्या आएगा, 6 ओम आ गया। ऐसे ही R3 R4 का क्या आ गया, 6 ओम आ गया। अब इन्हीं दो वायर में क्या हुआ था, करंट डिवाइड हुआ था, एक साइड I1 एक साइड I2। तो जहाँ पे करंट डिवाइड होता है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या थी, पैरेलल। इनको हमने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। तो इसका पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस R नेट क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 ओम। तो आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी। तो अगर नहीं समझ आया है फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो वीडियो को कि भाई कैसे करा है। सिर्फ आपने जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपने रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, उनको आप बैटरी से कनेक्ट करो और करंट को फ्लो कराओ। जहाँ करंट, जिस वायर्स में करंट डिवाइड हो रहा है वो वायर्स आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, और जिनमें से सेम करंट पास कर रहा है वो कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रैनुल्स अ केमिकल रिएक्शन अकर्स। जब HCl हम ऐड करते हैं जिंक ग्रैनुल्स में तो एक रिएक्शन होती है, हाँ जी होती है। ठीक है, क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे। इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, वेरी गुड। ये रिएक्शन हुई है या नहीं हुई हमें कैसे पता चलेगा, तो भैया इसमें गैस का भी इवोल्यूशन होगा, बिल्कुल जी, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। चेंज इन कलर भी होगा। अब यहाँ पे जो जिंक है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होगा, और उससे यहाँ पे ये कलरलेस सॉल्यूशन इसका बन जाएगा। तो एक कलर्ड सब्सटेंस है, कलरलेस हो रहा है, कलर में भी चेंज आ रहा है, और ये गैस भी निकल रही है। कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस होती है, H2 हाईली फ्लामेबल होती है। ठीक है, आप इसके कैसे पता चलेगा ये H2 है, आप इसके पास बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाओ, ये पॉप साउंड के साथ क्या करती है, बर्न करती है। ठीक है, तो असर्शन और रीजनिंग दोनों ही ठीक हैं, और रीजनिंग जो है, रीज़न जो है वो असर्शन को ईजिली एक्सप्लेन कर भी पा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ A and R are true, both A and R are true, and R explains A, means R is a correct explanation of A। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इवन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, मीन्स अगर तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, ना ही फिजिकली कोई काम कर रहे हो, ना ही मेंटली कोई काम कर रहे हो, तब भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी, जस्टिफाई गिविंग अ रीज़न। तो भैया हमें क्यों चाहिए एनर्जी, जब हम काम ही नहीं कर रहे तो फिर किस लिए एनर्जी चाहिए। देखो हम काम नहीं कर रहे, हमारी बॉडी कोई बाहर से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही या मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रही, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, अंदर तो मेटाबॉलिज्म तो काम कर रहा है भैया। मेटाबॉलिज्म तो हमारे अंदर काम कर ही रहा है, हार्ट बीट भी कर रही है, हार्ट भी बीट कर रहा है, तो ये सब काम तो हमारे अंदर हो ही रहा है, केमिकल रिएक्शंस भी हो रही हैं। ठीक है, सेल्स भी काम कर रहे हैं अपना, तो उनको तो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए। तुम बाहर से कोई काम करो या ना करो, फिर भी इन सब चीज़ों के लिए तो एनर्जी चाहिए।
ठीक है, तो इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है भैया, चाहे तुम बाहर से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो देखो, अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज कॉन्टिन्यूसली अक्रिंग इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो भैया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो होती रहती हैं, हार्ट बीट भी करती रहती है, ब्रीदिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब में भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये जस्टिफाई हो गया कि अगर तुम काम ना भी करो तब भी तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत तो होती है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। वाई रेड कलर इज सिलेक्टेड फॉर डेंजर सिग्नल लाइट्स। तो लाल कलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं भाई रेड कलर का इस्तेमाल। देखो, सबको पता है कि रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। और हमें एक और चीज़ भी पता है भैया, स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मीन्स वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी। इसका मतलब रेड कलर जो होगा उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी। स्कैटरिंग का मतलब वो कलर बिखरेगा नहीं। ठीक है, कलर बिखरेगा नहीं, कलर नहीं बिखरेगा तो आप उसको दूर से ही देख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेड कलर का यूज़ किया जाता है फॉर डेंजर सिग्नल। नेक्स्ट है गिव रीजन द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जब देख रहा है तो उसको ब्लैक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है भैया, एस्ट्रोनॉट स्पेस से देख रहा है ना। स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होती लाइट की, तो इसीलिए उसे क्या दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। इसीलिए उसे कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। तो ये रहा आपका आंसर। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर एंड सो इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, इट कैन बी ईजिली सीन थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस। यही बात है भैया, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग कम होती है। रिलेशन याद रखना, किसी भी कलर के लिए पूछा जा सकता है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो दूसरा भी यही है, द स्काई अपीयर्स डार्क ड्यू टू एस्ट्रोनॉट एज स्कैटरिंग डज नॉट प्लेस एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर। स्पेस हो गया ना, स्पेस में तो कोई आपके गैसेज नहीं है, ठीक है, वहाँ पे तो स्कैटरिंग होती नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ओब्लिकली ऑन ए ग्लास स्लैब। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को ओब्लिकली हमने ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट कराया। ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ लाइट रे। ओके, रे डायग्राम बनाना है। क्लियरली मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमरजेंस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें दिखानी है। गिव अ फॉर्मूला टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलो एक एक करके सारी चीज़ें बना देते हैं। ये ग्लास स्लैब होगी, इस पे कोई लाइट आ रही है इंसिडेंट ओब्लिकली, मीन्स ये आपकी क्या होगी, किसी एंगल पे। ओब्लिकली का मतलब क्या होता है, किसी सर्टेन एंगल पे आ रही होगी। इंसिडेंट रे हो गई, और जहाँ पे भी, अब इंसिडेंट रे बाहर का मीडियम क्या है, एयर है, अंदर क्या है, ग्लास है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज होएगा, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आप क्या करोगे, सरफेस से एक परपेंडिकुलर डालोगे जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और या नॉर्मल के साथ जो आपके इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया वो क्या हो गया आपका, है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एयर से ग्लास में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, अंदर ग्लास है, बाहर एयर है। इस बार डेंसर से रेयरर मीडियम पे जाएगी, बट उससे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, एक फिर से क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे सरफेस से 90 डिग्री पे। अब ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, इस रे को हम क्या कहते हैं, एमर्जेंट रे। ये क्या है, आपकी जो फाइनल रे बाहर निकली वो क्या थी, एमर्जेंट रे। ये क्या थी, ये थी आपकी रिफ्रैक्टेड रे।
ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी। वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था और नॉर्मल और एमर्जेंट के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब हमें बताना है तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिखा दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिखा दिया, एंगल ऑफ एमर्जेंस भी दिखा दिया, ठीक। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो अगर इस लाइट के, ये जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, इसके रास्ते में कुछ भी नहीं होती, ये ग्लास स्लैब नहीं होती, तो ये कैसे जाती, सीधी सीधी ऐसे निकल जाती। एक्चुअल में तो ये पाथ रहता है इसका, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो। लेकिन ग्लास स्लैब के कारण हुआ क्या, ये इतना डिस्टेंस क्या कर गई, शिफ्ट कर गई। इतना डिस्टेंस ये क्या होगी, शिफ्ट कर गई। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ है, जितना डिस्टेंस वो शिफ्ट हो गई है, वो हमारे लिए क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है बच्चे। तो सारी चीज़ें हमने दिखा दी। अब लास्ट क्या पूछा है, गिव अ फॉर्मूला टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, स्नेल्स लॉ, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। मान लेते हैं इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मेरे को यहाँ पे देखो, मीडियम तो यहाँ पे दो हैं, एयर भी है, एयर का भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, होगा या नहीं होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में हम पुट करते हैं, ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जिसको मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।